ऑनलाइन में अदिति भाटिया के नाम से कौन है? मैं रिमूव कर रहा हूँ, फिर एंटर नहीं कर पाऊंगा मीटिंग में। चलो ठीक है। अब देखो ओवरऑल, ठीक है, सबसे पहले अपन लोग जेनरिक समझ लेते हैं कि ऑडिट होता क्या क्या है, ठीक है ना। ऑडिट की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें क्या क्या है। चलो तो है ना, स्पीड अपन रखेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से है ना, अपन को फटाफट करना पड़ेगा। कुछ कुछ नोट्स तो तुमको मिले हुए, बट हो सकता है कि वो नोट्स अगली क्लास से काम है, क्योंकि अभी कुछ टर्मिनोलॉजी और वो सब अपने को सेट करना है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले है मीनिंग, है ना। तो सबसे मेन मीनिंग जो है उसमें है सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। मतलब ऑडिट बेसिकली है क्या, है ना। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स, ऑपरेशंस, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफ एन एंटिटी फॉर अ स्टेटेड पर्पस। इस डेफिनेशन में काफी सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है ना। देखो ऑडिट क्या होता है कि अपन किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी जो है, ठीक है, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, और सबसे मेन काम जो है वो ऑडिट का ही है, ठीक है। ऑडिटर जो होता है वो कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उन पर अपना ओपिनियन देता है। सबसे मेन काम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, उसका जो पर्पस है वो क्या है, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसका पर्पस क्या है, एंटिटी कोई भी हो, वेदर अदिति भाटिया के नाम से कोई इंटरव्यू है क्या? गुंजन तो आ गई है ऑनलाइन। हाँ जी, हेलो, चलो ठीक है। तो उसमें पर्पस क्या है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, ठीक है ना। पर्पस क्या है, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर है ना। अच्छा, मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि कोई एक ऑडिटर है ना, और ये क्या करेगा, कंपनी जो है उस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, है ना, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या देगा, अपना ओपिनियन। ये ऑडिटर जो है ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या देगा, अपना ओपिनियन, ठीक है ना, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है
ट्रू एंड फेयर बने हैं या नहीं। ठीक है, ध्यान समझना क्या होता है ना। देखो देखो ध्यान से समझना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये अपन ये मान रहे हैं कि कंपनी लिस्टेड है, क्योंकि ऑडिट को अपन पूरा तब समझ पाएंगे जो अपन सबसे बड़ी प्रकार के एंटिटीज को समझेंगे। क्लियर। तो ये जो कंपनी होती है ना, ये लिस्टेड है, इसका मतलब कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, वो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स, कंपनी का सिस्टम क्या रहता है, चलाते कुछ लोग हैं, अरे समझ, लेकिन उसमें कंपनी में पैसे किसके लगे होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स के, जिनको कोई अधिकार सच नहीं होता, बट चाहते क्या है, ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स चाहते क्या है कि भैया कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमको सच तो बताएं। कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो चाहते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस अप हो, वो चाहते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो अप हो। ठीक है, तो सिंस ये डायरेक्टर्स डायरेक्टली अपने ही उसमें इन्वॉल्व है, क्या होगा, चांसेस हैं कि ये डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर दें, मैनिपुलेट। सरकार ने कहा कि अगर ये डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर देंगे तो ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो है ना, ये पब्लिक हैं, तो इनके साथ क्या हो जाएगा, धोखा। आ रहा है समझ में? ठीक है, इन बहुत सारे शेयर होल्डर्स के साथ, पब्लिक के साथ क्या हो जाएगा बेटा, धोखा। ये वाली बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। तो इनके लिए कानून, लॉ ने क्या बोला कि हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय करेंगे, जो भी क्या करेगा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा। ये है, ये ऑडिटर, ठीक है, जो कि कौन है, जिसको कि किसने अपॉइंट किया है, इस कानून में, मतलब अपॉइंट नहीं, ये कानून बोल रहा है कि एक ऑडिटर जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, क्वालिफाइड, ये बात कहां पर लिखी हुई है, कंपनी लॉ में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ये ओपिनियन किसको दिया जाएगा, ये पब्लिक को, इन बहुत सारे शेयर होल्डर्स को, जिसके बेसिस पे क्या होगा, हम ये मान सकते हैं कि सब कुछ सही है। ये वाली बात क्लियर है ना। नोट्स मिल गए तुमको, तुमको नहीं मिले हैं ना? वहां पर पढ़े क्या एक्स्ट्रा कुछ भी नोट्स वगैरह, नहीं, साथ में बैठे, ठीक है। तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करेगा किस पर बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, ठीक है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। इस बात से मतलब किसको है, एक तो पब्लिक को, एक गवर्नमेंट को, मतलब है टैक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरे ठीक है, किसको मतलब है, गवर्नमेंट को, टैक्स वगैरह के मतलब से। इसका मतलब ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत सारी है। समझ आ रही है कि ये बात,
ये ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रू एंड फेयर व्यू पर अपना ओपिनियन देगा। तो हमको पूरे ऑडिट में ना इसका क्या और कैसे डिस्कस करना, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ही क्या है और वो कैसे ये इंश्योर करेगा कि भैया ओपिनियन अपना सही से दे। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है ना? तो वो कैसे इंश्योर करेगा ताकि ये अपना ओपिनियन जो है वो दे पाए। ये है पूरे ऑडिट में। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो ऑडिटर ने चेक कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद कोई फ्रॉड निकल गया तो ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी? आ रहा है? क्या लगता है तुमको, बताओ, होगी या नहीं होगी? ऑडिटर अगर पूरे लॉ कंपनी एक्ट से मतलब डिराइव कर रहा है वो तो ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर ऑडिटर इननेग्लिजेंट हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि ऑडिटर अगर नेग्लिजेंट रहा तो ऑडिटर की जिम्मेदारी नेग्लिजेंस के बेसिस पर है। फ्रॉड की उसकी जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी ये नहीं कह सकते हो आप। तो भैया फिर क्या मतलब हुआ इसके ओपिनियन देने का? क्या है कि ऑडिट की अपनी कुछ लिमिटेशन है। ऑडिटर चेक तो करेगा, समझ में रहे, पर इतने सारे सैकड़ों लोग मिल करके एक कंपनी चलाते हैं, आ रहा है समझ में? और उसके अकाउंट्स में पता नहीं कितने क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और कुछ लोग मिल करके जब उसको चेक कर रहे हैं तो हम 100% एक्यूरेसी तो कभी प्रोवाइड नहीं कर। समझ में आ रही है बात, है ना? हाँ, तो अभी अपन लोग जो है वो इस पर है। ठीक है, ओपिनियन देगा वो, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये स्टेटमेंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑपरेशंस मतलब की परफॉर्मेंस, डेटा रिकॉर्ड्स मतलब सब कुछ चेक वो कर लेगा। समझ में आ रही है बात? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, इंडिपेंडेंट का मतलब समझना। ठीक है, जैसे ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, और ये जो ऑडिटर है, मान लो कि ये डायरेक्टर्स के क्या है, डायरेक्टर्स का भाई है, किसी डायरेक्टर का भाई है या खुद ही डायरेक्टर है, क्या होगा? वो लोगों का भला नहीं सोच करके किसका भला सोचने लग जाएगा? वो डायरेक्टर्स का भला सोचने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए जो ऑडिटर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? जैसे जज होता है, समझ में आ रहा है, एक एकदम थर्ड पर्सन जो एकदम इंडिपेंडेंट हो, जिसको कोई लेना देना नहीं हो कि भैया तुम कौन हो क्या हो, एक स्ट्रेंजर की तरह हो जाए, ताकि वो एक प्रोफेशनल की तरह काम करे, कोई उसके ऊपर मेंटल दबाव वगैरह नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो ये अपन लोगों ने मेन डेफिनेशन लिखी। ठीक है, अब ऑडिटिंग का जो फ्रेमवर्क होता है वो लिख लो। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि ऑडिट किन किन चीजों से मिल करके एक तरीके से बनता है। ठीक है, एक होता है लीगल, एक है एसेस, और आईसीएआई के प्रोनाउंसमेंट्स। ठीक है, मतलब इन जनरल ऑडिटर को क्या क्या चेक करना पड़ता है लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है ना, इनकम टैक्स। याद रखना, इनमें से कोई भी एक्ट पूरा उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम फिर बहुत बढ़ जाएगा। इनकम टैक्स का ऑडिट अलग अलग भी होता है, अभी अपन पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, और जीएसटी, ठीक है ना, जीएसटी में सेंट्रल वाला मेनली, और बैंकिंग रेगुलेशन। ठीक है, उसके अलावा
मतलब और भी अगर जो एक्ट्स पर्टिकुलरली लगते हैं, है ना, एलएलपी है तो एलएलपी या इस तरीके से। एसेज जो हैं वो इशूड बाय आईसीएआई है ना। ऑडिट कैसे करें उसके स्टैंडर्ड्स हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसमें एक इंडियन है, इंडियन में कौन है, आईसीएआई, ठीक है ना, का अकाउंटिंग एंड वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और एक इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड जो है ये आईफैक के अंदर में बनता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अंडर में आईएएएस भी बना हुआ है, और ये इशू करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, और ये क्या इशू करता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। सेम ही है, मतलब इसको आईएसए ही बोल सकते हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है। आ रहा है समझ में? ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है, ये है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड, ठीक है ना, क्लियर है ना। और अपना इंडिया का ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को, ये क्लियर है। तो ये हमको पूरे निभाने पड़ते हैं। पूरे सीरीज में 300 की सीरीज प्लानिंग की है ना, 500 की सीरीज एग्जीक्यूशन की है, फिर 700 की सीरीज रिपोर्टिंग की है, 600 की है कि जो दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका किस तरीके से ध्यान रखना, इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के लिए भी बने हुए, ये भी बताएंगे। ये ना बहुत हाई लेवल पर बना हुआ है, क्योंकि बड़ी कंपनीज में छोटी सी भी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है। अरे सत्यम कंप्यूटर का केस सुना है आप लोगों ने? ठीक है, उसमें फाइनेंशियल्स गड़बड़ थे, इस चक्कर में कंपनी बहुत बुरे तरीके से। और एनरॉन सुना है आपने? एनरॉन, एनरॉन नहीं सुना है आपने? 90s के आसपास एक कंपनी थी, या 2000 के आसपास। तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फर्म एक हुआ करती थी जिसका नाम था आर्थर एंडरसन। अपन लोग बिग फोर बोलते हैं ना, डेलॉइट, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यू, इन सबसे अलग सबसे टॉप फर्म हुआ करती थी आर्थर एंडरसन। उसने एनरॉन का ऑडिट किया था, और एनरॉन के फाइनेंशियल्स जो थे वो मैनिपुलेटेड थे। समझ रहे हैं? तो जब वो मैनिपुलेशन खुला था तो वो पूरी कंपनी तो बंद हो ही गई, वो पूरी फर्म भी बंद हो गई। आ रहा है समझ? ठीक है। हाँ, हाँ, मेरी चाबी ला करके दे देना नीचे से, और देख लेना गाड़ी उन लोगों ने लॉक कर दी थी। गाड़ी की चाबी लेके गए थे वो लोग, है ना, वो देख लेना बस। ठीक है, ये क्लियर है ना। अच्छा, प्रोनाउंसमेंट्स में इंस्टीट्यूट जो है ना वो बहुत सारी चीजें इशू करता रहता है। आईसीआई जो है वो गाइडेंस नोट इशू करता रहता है। आ रहा है समझ में? समय समय पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स इशू करता रहता है। अच्छा, इसके अलावा लीगल में, लीगल में आप कह सकते हो कि आपको वो पता है, रेगुलेटर्स जो होते हैं, जैसे कि बैंकों का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेटर फीमा, और वो क्या कहते हैं, रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट कंपनीज जो है वो रेरा, रेरा सुना है? रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। टेलीफोन और इंटरनेट कंपनीज के लिए ट्राई, सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए सेबी, ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। जैसे आप लोग सबसे कॉमन समझोगे आरबीआई से, कि आरबीआई पूरे बैंकों को कंट्रोल करती है, ऐसे ही बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो पूरे पूरे सेक्टर को कंट्रोल करती हैं। समझ रहे हो? वो भी अपनी गाइडलाइंस जो है इशू करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई, फॉर एग्जांपल आईआरडीएआई, आईआरडीएआई जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी। आप ये देखो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसको किन किन बातों का ख्याल रखना, याद रखना। मुझे इनकम टैक्स के सारे, देखो मैं ये चेक करने नहीं जा रहा हूँ कि इनकम टैक्स के सारे कंप्लायंसेस किए कि नहीं किए। मेरा मेन फोकस
अभी मैं एक पर्टिकुलर टाइप के ऑडिट की बात कर रहा हूँ, है ना। ऑडिट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आज की डेट में तो ऐसे ऑडिट होने लग गए हैं जिसमें कि मैं एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन फैला रहा हूँ उसको भी मैं नाप लूंगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। मैं भी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑडिट की बात कर रहा हूँ जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। आ रहा है समझ में? उसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? उसमें हम लोग मेनली, उसमें हमारा सबसे मेन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है। अब तो यहीं से अपन लोग अपना आगे का डिस्कशन चालू करते हैं कि ऑडिट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, है ना। एक स्टैट्यूटरी, क्लियर है, और एक होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होगा? जो मर्जी से, आ रहा है समझ। और स्टैट्यूटरी मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है ना। अच्छा, रिक्वायर्ड बाय लॉ में कौन कौन से हैं देखो, है ना। अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, अंडर फिस्कल लॉस और अदर लॉ। ठीक है, ये है सबसे मेन, याद रखना। पूरे ऑडिट में हम लोग बेसिकली इसकी बात कर रहे होंगे, क्लियर है। फिस्कल लॉज में मतलब जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट का एक है, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट का एक ऑडिट होता है जिसको कि टैक्स ऑडिट बोला जाता है, ये अलग चीज है ना। सीएस की कमाई का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है, ठीक है। सीजन आता है हर साल, टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, जिसका भी टर्नओवर बढ़ता है अच्छे लेवल से। बट ऑडिट, ये कंपनीज एक्ट का जो है, इसका सिंपल सा फंडा है, अगर आप कंपनी हो तो ऑडिट कराना है, हर कंपनी को ऑडिट कराना है, और किसी सीए से ही कराना है, और किसी प्रैक्टिसिंग सीएस से ही कराना है। आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो हर कंपनी को ऑडिट करवाना है। मेनली जितने भी स्टैंडर्ड्स बने वो इसी के लिए बने, क्लियर है, ठीक है ना। वॉलेंट्री मतलब कि खुद की मर्जी से। अब खुद की मर्जी से हो सकता है कि आप किसी और फॉर्म में मर्ज कर रहे हो, तो मर्जर के लिए आपको कौन सा कराना है? वैल्यूएशन ऑडिट कराना है। मर्जर या एक्विजिशन कर रहे हो किसी एंटिटी का, तो उसका ऑडिट करा लो कि उसकी वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है? इसमें ड्यू डिलिजेंस भी होता है, ठीक है। बैंक ऑडिट करवाता है लोन देने से पहले, आ रहा है समझ में? है ना। गवर्नमेंट कई बार ऑडिट करवाती है ग्रांट देने से पहले। कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं जिसका कॉस्ट का स्ट्रक्चर रहता है, तो उसका ऑडिट होता है। समझ में आ रही है बात? तो स्टॉक ऑडिट होता है। खैर स्टॉक ऑडिट भी जो है वो कौन कराता है? बैंक, लोन देने से पहले, ये बैंक वाला ही है, क्लियर है। ये बैंक करवा रहा है, बैंक किसका? एंटिटी का ऑडिट करवा रहा है, तो लोन मांगने आ रही है। बैंक का अपना भी ऑडिट होता है, उसके लिए अलग चैप्टर। समझ में आ रहा है? क्लियर है नहीं, है ना। ठीक है, चलो। तो अच्छा, इसमें अदर लॉज में बैंकिंग रेगुलेशंस वगैरह आ जाएंगे, है ना। और तुम्हारा एलएलपी वगैरह आ जाएगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर इन लोग का अलग से ऑडिट होता है तो होता है। याद रखना, हमारा ये इतने प्रकार के होते हैं, इसमें और भी, ये तो कम है, एक इंटरनल ऑडिट भी होता है। इंटरनल ऑडिट इस बात का होता है कि भैया मेरी एंटिटी अच्छे से चल रही है नहीं चल रही है, मेरे सिस्टम्स चेक कर लो, ठीक है ना। ये वाला जो ये वाला जो ऑडिट है, याद रखना, ये ऑनेस्टी चेक का है। सबसे मेन इसमें क्या है? ऑनेस्टी चेक। ये जो इंटरनल ऑडिट होता है, इसका मेन क्या होता है? एफिशिएंसी चेक। मैं ये कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं आपको,
आ रहा है समझ में? ठीक है, इंटरनल ऑडिट का पर्पस होता है एफिशिएंसी चेक, कंपनी चेक का ऑडिट होता है ऑनेस्टी चेक। ऑनेस्टी एक बाहर वाला चेक करता है, एफिशिएंसी एक घर वाला चेक करता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब टाइप ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ये बेसिक डिस्कशंस हैं जो कॉमन है, बहुत सारे नोट्स में और सब जगह पर आपको मिल जाएंगे, पर ये करना जरूरी है। इसके मतलब पहले अपन लोग नहीं कर पाते, नहीं तो भटक जाते हैं। देखो ना, समझो ना, अगर तुम इसमें से किसी भी उसमें जाओगे तो तुम भटक सकते हो कि भैया ये करना है क्या चेक, ये करना है क्या चेक, क्या मैं टैक्स कर लूँ चेक। अरे समझ में? तो याद रखना कि हमारा पूरा डिस्कशन बेसिकली सीमित रहेगा इस वाले में, जिसमें कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो अमाउंट आ रहा है, आप देखो, इसके भी बहुत सारे पर्पस हैं कि गवर्नमेंट देखती है, शेयर होल्डर देखती है, लेकिन हम समझने के पॉइंट ऑफ अभी आपको क्या बनना है। अगर आप यूजर हो तो आप शेयर होल्डर बन के देखिए, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, लेकिन अभी आप एक पर्टिकुलर टाइप के शेयर होल्डर बन जाओ और एक कोई कंपनी चुन लो कि भैया ये फलाना फलाना कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हम जानना चाहते हैं कि भैया ये जो भी कुछ दिखा रही है वो सही है क्या। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर एक सबसे मेन बात ये आती है कि आप अगर यूजर हो, आप अगर शेयर होल्डर हो, तो आपको किस बात से कंसर्न है। 1,000 करोड़ की कंपनी, समझ में आ रहा है, उसमें 2 लाख का घपला है। घपला चोरी वाला नहीं है, कुछ गलत दिख रहा है 2 लाख का। बताओ, क्या आपके लिए मायने रखता है या नहीं रखता है? 1,000 करोड़ की कंपनी में 2 लाख का गलत, अरे 2 लाख की गलती नहीं होनी चाहिए थी, अकाउंट्स में गलती। घपला है तो अलग मैटर है, क्योंकि फिर वो इंटेंशन पे आ गया, वो मैटर बड़ा हो जाएगा। अपन लोग हर चीज के लिए अलग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। पर अगर गलती है 1,000 करोड़ में 2 लाख का, क्या ही रेलेवेंस है यार, तुमको समझ नहीं। ठीक है, नहीं है ना रेलेवेंस उतना। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसमें वो छोटी मोटी गलतियों को नहीं देखता है, यानी कि उसका सबसे मेन पर्पस होता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट। याद रखना, तो मटीरियल मतलब क्या हो गया कि जो थोड़े बड़े। अरे समझ, अच्छा 2 लाख बड़ा है कि छोटा है, तो ये डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा। 10 लाख की कंपनी तो 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, 1,000 करोड़ की कंपनी तो 2 लाख कुछ नहीं। आ रहा है समझ, ठीक है ना? मतलब हमने मदर डेयरी का एक कंपनी का ऑडिट किया था, 3,000 करोड़ का उसका लॉस था। 36 लाख तो हमारी मटीरियलिटी, मतलब 36 लाख की गलती से हमको कोई मतलब नहीं था। आ रहा है समझ, कि अगर टोटल मिलाकर के 36 लाख का भी मिस स्टेटमेंट दिख रहा है तो हमको कोई मतलब नहीं। मतलब हमने 2 लाख की कोई मशीन खरीदी और मान लो पीएनएल में डाल दी, तो अगर वो गलती रह गई, हम नहीं पकड़ पाए, तो हमको कोई मतलब नहीं उससे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मतलब देखो क्या है ना, छोटे छोटे मिस स्टेटमेंट मिला के भी बड़े नहीं होने चाहिए, और एक सिंगल भी बड़ा मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि देख करके मैं अनदेखा नहीं करूंगा। समझना, अगर ऐसी कोई गलती छूट गई, मैं नहीं देख पाया, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो गलत नहीं शो कर दे रहा है। आप एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलोगे अरे ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं बोलोगे आप। आ रहा है समझ? तो ऑडिटर का वो कंसर्न है मेन। समझ रहे? तो ऑडिटर को ऐसे अपन ऐसे कनपट्टी पे बंदूक नहीं लड़ा कि देखो 2 रुपए की गलती हुई और गोली चल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आ रहा है समझ? अपन ऐसे लेकर के चलते कि भैया देखो कोई बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ? और अगर कोई बड़ी गलती है तो तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि भैया तुमने ऑडिट पूरा ढंग से किया। क्लियर है? तो तुम्हारे हाथ से कोई गलती जो है वो नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ से कोई गलती हुई तो फिर क्या होगा, फिर तो फिर तुम कहता है ऑडिटर, हम तो इसलिए लगा रहे हैं ना कि भैया तुम अपने हिसाब से पूरा काम कर लो। अरे ऐसा नहीं। तो ये ध्यान रखना, ऑडिटर ने अगर नेग्लिजेंस की तो फिर फ्रॉड हो या ना हो, फिर ऑडिटर इस बात के लिए जिम्मेदार रहेगा। इसको चेक करने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक और सिस्टम लागू किया है कि सब सीए भी एक दूसरे का ऑडिट करेंगे, पीयर रिव्यू बोलते हैं इसको। सब सीएस जो है वो भी एक दूसरे के पीछे लगा देंगे इन लोग ऑडिट करने के लिए। जो एक सीए दूसरे के ऑफिस में जाकर के उसकी फाइलें चेक करेगा कि तुमने ढंग से उसका ऑडिट किया कि नहीं। अच्छा, अब तुमने अच्छे से ऑडिट किया, इसको कैसे साबित करोगे? याद रखना, हमारे जीवन में अगर हम ऑडिट के जीवन जीने वाले हैं तो हमारे जीवन में
सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो आप बता पा रहे हो वही किया है। समझ रहे? अगर आपने कोई चीज लिख के नहीं रखी तो हम मानेंगे कि वो आपने नहीं लिखी। इसका मतलब कोई चीज क्यों चेक करी, ज्यादा क्यों नहीं चेक करी, कम क्यों करी, तो इसका लॉजिक आपको दिखाना पड़ेगा। किसी चीज में थोड़ी बहुत गलती थी, ये छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, लिखो। हर चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको हम टर्मिनोलॉजी ये यूज करेंगे कि हर चीज डॉक्यूमेंट कर लो, और वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर का डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो कि जिससे कि वो प्रूव कर पाए कि उसने ऑडिट अच्छे से किया। इसलिए आप हर स्टैंडर्ड में ये भी नोटिस करेंगे कि भैया हमको क्या क्या चीजें लिख लेंगे, तो सिर्फ निभानी नहीं है, निभानी तो है ही, तो लिख भी लेंगे कि भैया देखो ये निभाया, ये ऐसे ऐसे निभाया। अरे समझ में, जब पीयर रिव्यू होता है तो उसमें सारे ऑडिटर आकर के आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये किया तो क्यों किया, तो वो भी लिखा होना चाहिए। और क्या होता है कि मान लो 4 साल पहले आपने कोई ऑडिट किया तो याद तो रहने वाला है, तो आप उस समय सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा किया जाता है। समझ रहे? ये डॉक्यूमेंट 9-10 साल पुराने भी निकाले जा सकते हैं, इन जनरल 4 साल 5 साल वाले रहते हैं। और ऐसे 230 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 7 साल या इसके आसपास है। आ रहा है समझ? ठीक है ना। बाकी वो फ्रॉड रॉड के केस में थोड़ा ज्यादा चला जाता है। ठीक है ना। मतलब इनकम टैक्स में 4-7 साल है, ऑडिट में 5-6 साल है, और उसमें फ्रॉड रॉड के केस में 9-10 साल है। मैक्सिमम 10 साल होता है। नहीं, वो पढ़ लेंगे अपन लोग, अलग अलग स्टैंडर्ड में लिखा। मैं भी आपको एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो क्या क्या है। मतलब हाँ, कुछ साल तक आपको रखना पड़ेगा, तो पुराने डॉक्यूमेंट निकालने आपको 1 साल बाद की चीज भी याद नहीं रहेगी, तो 8 साल पुराने डॉक्यूमेंट भी तो आपको चेक करने पड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? टाइप्स ऑफ ऑडिटर, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर और एक होता है इंटरनल ऑडिटर। ठीक है। ये वाला है। ठीक है। और ये जो है ये वाला है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है ना? देखो अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस बार पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा चीजों का। ठीक है ना, क्योंकि मॉड्यूल बहुत अच्छा इन लोगों ने अमेंड कर दिया। पहले 3 थे जिसमें कि एक इन्होंने दे दिया था ऐसे प्रोनाउंसमेंट्स का, तो क्या होता था ना कि इसका मतलब ये होता था कि ऑडिट के फाइनल के सिलेबस में और इंटर के सिलेबस में कोई अंतर नहीं, क्योंकि आपने वो प्रोनाउंसमेंट वाली बुक देकर के एक तरीके से ये इंस्टीट्यूट ने कर दिया कि देखो अब हम कुछ भी पूछ सकते हैं। बट अब जो है तो 2 मॉड्यूल है आपके, आ रहा है समझ में? और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उतने कोर उस तरीके से शामिल नहीं किए। मैंने नया वाला मॉड्यूल जो है वो थोड़ा सा स्टडी किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये ज्यादा वर्केबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि भाई आपको इस लेवल पर जानकारी दी जा रही है कि कोई ऑडिट करना कैसे है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सब चीजें आ रहा है समझ में? ठीक है ना। चलो, तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो सीए होगा इन प्रैक्टिस। आ रहा है समझ में? एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए उसका, नहीं तो फिर वो जो भी ओपिनियन देगा वो जनता से अलग हो सकता है। आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, देखो जज की पोजीशन में हो आप, तो निष्पक्ष होना जरूरी है। जज जो है वो मुजरिम के प्रति, या कोई भी व्यक्ति जो आ रहा है, वो मुजरिम है कि नहीं ये तुम्हें डिसाइड करना है, तो तुम कैसे रहोगे? तुम निष्पक्ष रहोगे ना। समझ आ रहा है? अगर वो उसको जानता होगा पर्सनली तो क्या होगा, चांसेस आर कि वो उसके फेवर में डिसीजन देते। तो हम ये नहीं चाहते, कोई फेवरेटिज्म ये या कोई फेवरिज्म जो है वो नहीं चाहते। समझ आ रहा है?
ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वैसे स्टैट्यूटरी अपन लोगों ने पढ़ा कि भैया किसी भी लॉ का हो सकता है, बट इसी को हम नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो बोल देते हैं। आ रहा है समझ में, है ना। तो इसका सीए होना जरूरी है। अब एक होता है इंटरनल ऑडिटर, है ना। तो इसका सीए होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और ये एम्प्लॉय जैसा होगा। आ रहा है ये समझ में, ये किस तरीके का हो गया, एक तरीके से एम्प्लॉय जैसा, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट कहां पर है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि वो सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्टली नहीं मिलेगा, मतलब तुम सीए की डेफिनेशन देखोगे फिर उसके सेक्शन में जाकर के देखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो दो सीए की डेफिनेशन है, पता है कंपनी एक्ट में। एक वो सीए जो कि जॉब में है, जो कंपनी में नौकरी कर रहा है, सीएस की दो डेफिनेशन है। बाकी सीए की कंपनी एक्ट में जो डेफिनेशन है उसमें यही लिखा होता है कि एम्प्लॉयमेंट वाला सीए नहीं होना चाहिए। कौन सा वाला सीए होना चाहिए, प्रैक्टिस वाला। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। क्योंकि जो प्रैक्टिस में नहीं है वो ऑडिट नहीं कर सकता, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, तो यही जो है वो ऑडिट कर पाएगा। उसके बाद फिर क्या है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट का आपका प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको अपन 4 स्टेजेस में अगर अपन बांटे, समझ में, तो पहला है ऑडिट एंगेजमेंट। तो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो कहाँ से चालू हो जाते हैं, इस बात को समझना, ठीक है। राइट फ्रॉम जब ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब क्या क्या करना है। समझे, जब ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तब क्या क्या करना है, मतलब सीए ने प्रैक्टिस, मतलब जो सीए अपने ऑफिस में बैठे, अब कोई कंपनी वाला आ रहा है उसके पास, ठीक है, काय के लिए कि भैया हमारा ऑडिट कर दीजिए, क्लियर है ना। वो डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मशहूर होगा तभी कंपनी वाले उसके पास आए, ठीक है। तो अब उसको बोलेंगे कि भैया आप क्या कर लीजिए, हमारा ऑडिट कर लीजिए। तो अब क्या होता है ना, तो इसको थोड़े से बड़े लेवल पर सोचना, ठीक है ना। छोटे लेवल पर मत सोचना कि अपन लोग मतलब किराना दुकान का ऑडिट कर रहे हैं, अरे समझ, कम से कम 1000 करोड़ की कंपनी सोचो, समझ में रहे। और सोचो कि ऐसी कंपनी जिसमें जनरल पब्लिक के पैसे लगे, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी अपन इसके सारे प्रोविजंस को एक्टिवेट कर पाएंगे, नहीं तो कुछ प्रोविजन अपने काम ही के नहीं रहेंगे, है ना। तो 1 लाख लोग हैं उसके मेंबर्स, अरे ऐसा, ठीक है, 1 लाख लोग मेंबर्स हैं, और उसके जो डायरेक्टर्स है वो सब अपने पास आए का कि ऑडिट के लिए ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मेरा भी ऑफिस कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं अकेला तो नहीं आऊंगा ऑडिट करने, उसके अलावा जो क्लाइंट जो है कंपनी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, उसके देश में अलग अलग जगह ऑफिस है, अलग अलग जगह पर फैक्ट्रीज है, 1000 करोड़ की कंपनी छोटी मोटी थोड़ी, अरे समझ, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, एक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लेकर के आए कि हमने बोल रहा है कि भैया देखो 1000 करोड़ की कंपनी है, हमारा 15,000 करोड़ का टर्नओवर है, अरे समझ, तो मैं कैसे मान लूँ भैया कि 15,000 का टर्नओवर, तुम इन्वेंट्री दिखा रहे हो कि हाँ देखो 3,000 करोड़ की हमारी इन्वेंट्री, मैं कैसे मान लूँ, अरे समझ। तो मैं थोड़ा सा ऑडिट करने जाऊंगा, और फिर मैं इतना सारा कुछ अकेले तो नहीं कर पाऊंगा। क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च, उसके बाद फिर ये ऑडिट रिपोर्ट और इन सब के साथ फाइलिंग करनी पड़ती है कंपनीज को, वो सितंबर में होती है, एजीएम में उनको डिस्कस करना पड़ता है। तो एजीएम से पहले पहले क्या होना पड़ता है, ऑडिट कंप्लीट होना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि 31 मार्च के बाद ही आप क्या कर सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकते हो, और वो आप सितंबर के पहले पहले कर लो, मतलब सितंबर 30th रहती है वैसे मेन डेट, इसलिए बहुत सारी कंपनीज की अप्रैल मई में ऑडिट हो जाता है, क्योंकि वो ऑडिट फिर जब करते हैं
तो वो ड्यूरिंग द ईयर भी करने लगते हैं। होता ही है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है जिसका ऑडिट होना है, समझ में? तो यहाँ कहीं पर ऑडिटर अपॉइंट होता है, ओपिनियन वो इस पूरे साल के हुए ऑपरेशंस पर देता है। रिपोर्ट आपकी ये 31 मार्च है, ये इस जगह पर आपकी जो जनरल मीटिंग इसमें डिस्कस होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कि ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी, समझ में आ रहा है? बट वही बड़ी कंपनी में इतने से टाइम में कैसे कर लोगे? तो साल भर कुछ कुछ जाकर के कर लेता है ऑडिटर, कुछ कुछ जो है वो पैरेलली चेक कर लिया। अरे समझ में? अब लेकिन एंड में जब फाइनल होंगे तो उसमें वो वाला डेटा चेंज वेंज ना हो गया, तो वो सब भी इंश्योर करना पड़ता है कि अगर पहले कुछ किया है तो बाद में कर लें, समझ में आ रहा है? तो इसी के पूरे वो बनाए गए। क्या होता है ना कि इतनी बड़ी एंटिटीज अपन लोगों ने देखी नहीं होती, तो हमको समझ नहीं आता कि यार ये कैसे चेक करेंगे। मतलब मैं तो जब इनिशियली जब मैं पढ़ रहा था थियोरेटिकली, मुझे लगता है सब थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली होता नहीं है। और जब मैंने किया ना काम डेलोइट वगैरह में, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये तो बहुत सही लेवल पर हो रहा है। मतलब वो जो 15,000 करोड़ है उसमें से समझ लो कि 50 करोड़ का भी घपला नहीं है। इसके लिए हम काफी श्योर हो जिस तरीके के प्रोसीजर्स जो है वो लगाए जाए, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो इसीलिए हमारी जब टीम जा रही होती है, अब देखो हमारी टीम को भी बहुत सारा टाइम वो डेलीगेट करेंगे, तो एक बार अपनी टीम को देखो, उनमें से तो कोई नहीं पहचान का है इनके डायरेक्टर का, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस की चेक, आ रहा है समझ? ये वाला जो है वो ऐसे 220 में होता है इसका, ठीक है ना? तो और ऑडिट एंगेजमेंट जब आप कर रहे हो तब कोर होता है ऐसे 210, स्टैंडर्ड जो यूज होता है वो 210 यूज होता है, ठीक है ना? क्योंकि देखो अब क्या है कि ये ऑडिट के जो टर्म्स है, ऑडिट ऐसे होता है, समझ में? इतनी इंडिपेंडेंस चाहिए होती है और इतना सब हमको इंश्योर करना होता है, ये सब कौन देखता है? कौन देखता है बताओ? देखो ध्यान से सुनो, ठीक है? अभी क्या बोला मैंने? देखो, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होने चाहिए तभी वो सही ओपिनियन देगा, उसकी टीम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अरे समझ? ठीक है, ये भी ऑर्डर देगा। ये 220 में, 210 में क्या है कि ऑडिट कैसे होता है, ये बात किसको पता है? लॉ में लिखा है, किसने पढ़ा है? सीए इन प्रैक्टिस में तो पढ़ा है, हो सकता है कि क्लाइंट ने नहीं पढ़ा, समझ रहा है? तो अब क्या है कि हमको तो एकदम फुल एक्सेस चाहिए, समझ रहा है? क्योंकि भैया मेरे को आपकी ऑनेस्टी पे अगर है तो मैं किसी भी तरीके से चेक करूँ यार, मेरे को उसकी फ्रीडम या वो सब चाहिए, आ रहा है समझ में? ठीक है? अगर क्लाइंट को नहीं पता तो वो क्या करेगा? बोलेगा अरे ऐसा मत करो, अरे वैसा मत करो, समझ में आ रही है बात? तो मेरे काम में दखल अंदाजी मुझे नहीं चाहिए। ऑडिटर की ना रिस्पेक्ट बहुत होती है। हम लोग जब ट्रेनी भी थे ना, ठीक है, तब भी समझ लो 55-60 साल के लोग जो है वो सर कह के बुलाते थे, अरे समझ? अब मुझे पता नहीं अब कितनी रिस्पेक्ट बची है या कैसे गया, अरे समझ? लेकिन उस समय था, 2004-5 की बात मैं कर रहा हूँ कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि भैया उनकी रिपोर्ट जो है वो हमारे हाथ में, अरे समझ? तो जो अकाउंटेंट या जो भी उस लेवल पर है वो बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो 50 साल का व्यक्ति 20 साल के भी नहीं हुए थे, समझ में आ रहा है? 20 साल के व्यक्ति को सर क्या है, तो हम लोग कहते थे कि नहीं भैया नाम से बुला लो ठीक है ना? लेकिन हाँ, इतनी रिस्पेक्ट होती है अपने प्रोफेशन की। ये वाली बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये वो क्लाइंट है जिनको पता है, ऐसे क्लाइंट जिनको पता ना हो तो जब ऑडिट कराने आते हैं तो हम एक पूरा एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं जो फर्स्ट टाइम होता है, उसमें उनको सारा कुछ बताते हैं, तो ये देखो ऐसे ऐसे होता है ऑडिट, समझना रहे? कोई नाटक नौटंकी नहीं चाहिए कि तुम हमको बोलो कि ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत देखो ये वाला वो मत करो। तो भैया हमको फुल एक्सेस चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू, हम किसी भी फैक्ट्री पे हाथ रख देंगे, वहां हम जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट बोल देंगे हम, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये सब पे अग्री कर रहे हो तो चलो 210 पे एंगेजमेंट लेटर पे साइन करते हैं। ये सब बातें अपन हम अंग्रेजी में पढ़ लेंगे ऐसे 210 में, क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है?
अब ठीक है, तो ये हो गया ऑडिट एंगेजमेंट। उसके बाद फिर होती है ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, ऑडिट प्लानिंग जो है वो क्या है? देखो, अगर आप प्लान नहीं करोगे, 15,000 करोड़ का टर्नओवर, एक एक बिल चेक करते बैठोगे तो क्या होगा? 5 साल लगेंगे, तो भी श्योर नहीं हो पाओगे सही है कि नहीं। अरे हाँ। तो जब बड़ा काम होता है तो आपको ना कंट्रोल्स पे काम करना पड़ता है। देखो, आप एक टॉकीज में बैठे हो, अरे साहब, ठीक है, बहुत सारे लोग मूवी देख रहे हैं, ठीक है, मैं बोलूँ कि यार ये चेक करो यहाँ कितने लोग बिना टिकट बैठे, समझ रहे हैं? तो क्या लगता है आपको? सभी टिकट में बैठे। ये बात बिना चेक करे तुम बोल सकते हो? तुम अपने नॉलेज से बताओ क्या क्या तुमको लगता है। सैम्पलिंग कर भी लो तो तुमने 5 लोगों की चेक कर ली, तुम कैसे श्योर हो कि सबके पास टिकट होगी? कितनी टिकट्स बॉट है और कितने लोग हैं? नहीं नहीं, तुम अभी कोई रिसेंट में अगर कोई बिल्कुल एक्चुअल सोचो, बिल्कुल ही एक्चुअल, मैं तुमसे कोई वोकेश नहीं जानना चाह रहा हूँ। अरे सुनो, जब तुम एक्चुअल बताओगे ना, मैं तुमको उसमें कंट्रोल बताऊंगा। तुम बुक के हिसाब से मत सोचो, बुक के हिसाब से मुझे सोचना है। तुम बिल्कुल रियल सोचो कि जब तुम मूवी देखने गए, मूवी स्टार्ट हो गई, तुम एकदम देख रहे हो सब लोगों को, तो तुम्हें लग रहा है इसमें कुछ लोग बिना टिकट आए होंगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि वहां पर कोई बिना टिकट बैठा होगा या नहीं बैठा होगा? अगर सिक्योरिटी चेक हो रहा होगा तो, अगर सिक्योरिटी चेक ढंग से हो रहा होगा तो नहीं बैठेंगे। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब इतने सारे लोगों के टिकट चेकिंग का एक कंट्रोल बना हुआ है वहां पर। वो कंट्रोल क्या है? सिक्योरिटी चेक। तो ऑडिटर जो है वो ऐसे काम करता है कि वो एक एक की टिकट चेक नहीं करेगा, वो सिक्योरिटी चेक को चेक कर लेगा। अगर आपने सिक्योरिटी चेक को ढंग से चेक कर लिया तो एंट्रेंस का डोर एक है, अरे समझ, बाकी सब बंद रहते हैं, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बाकी कोई गेट ना खुला हो, और सिर्फ ये हो और सिक्योरिटी चेकर जो है वो ढंग से काम कर रहा है। इसका मतलब कि कोई भी वहां पर बिना टिकट नहीं बैठा। इसका मतलब वो जो सेल्स दिखा रहे होते कि वो एक्चुअली, क्या आप ये पॉइंट समझ रहे हैं? क्लियर है ना? ठीक है ना? तो आपको करना पड़ती है बहुत सारी प्लानिंग, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद ही आप कोई ऑडिट कर पाएंगे। ठीक है ना? तीसरा, अब काम करना है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑडिट एग्जीक्यूशन। अच्छा, प्लानिंग के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, पता है स्टैंडर्ड्स इसके लिए 300 315 इस तरीके से बने हुए। क्लियर है? अब ऑडिट जॉब आप करेंगे तो ऐसे 500 से लेकर के 599 तक, अब सारे 99 नहीं इशू है, बीच बीच के नंबर बस इशू है। अरे तो ये मत सोचना कि 99 स्टैंडर्ड पढ़ने, 10-12 पढ़ने बस। और ऐसे 330 में भी थोड़ा सा प्रोसीजर्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। इस तरीके से आप क्या इंश्योर करते हैं कि सारे प्रोसीजर्स वगैरह जो है वो निभाए गए हैं या नहीं। ये प्रोसीजर्स आपके जो है इसमें लिखे हैं कि किसी चीज का ऑडिट कर रहे हो तो कैसे करें। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया आपका ऑडिट एग्जीक्यूशन। ठीक है ना? तो है ना, और उसके बाद फिर वो एंड में ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्ट। तो ये बनाना भी अपने आप में टास्क है, इसके लिए भी स्टैंडर्ड जो 700 की सीरीज है वो पूरी की रिपोर्ट कैसे बनाना है, कंक्लूड कैसे करना है। आ रहा है समझ? प्लानिंग के समय आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। आ रहा है समझ? ठीक है ना? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई कितनी मैं सैम्पलिंग करूं, आपको पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड जो है वो करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? है ना? ओवरऑल ऑडिट प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। ये सब स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में?
और फिर आपको बनाना पड़ेगा एक ऑडिट प्रोग्राम। मैं आपको एक्चुअल दिखा दूंगा, एक्चुअल ऑडिट प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाओगे, क्या बोलेंगे अपन, प्रोसीजर। याद रखना, टिकट चेक करना एक प्रोसीजर है और वो सिक्योरिटी गार्ड को चेक करना एक प्रोसीजर। सिक्योरिटी गार्ड को जब आप चेक कर रहे हो तब आप लेजर, कौन सा लेजर देख रहे हो, कोई पर्टिकुलर लेजर नहीं देख रहे हो, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग, ठीक है। और जब आप क्या कर रहे हो, टिकट चेक कर रहे हो, तब आप एक्चुअली में सेल्स का जो लेजर है ना उसकी एक एक चीज इंश्योर कर रहे हो। इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर। आ रहा है सर? एक होता है, मतलब एक होता है सब्सटैंटिव और एक होता है कंट्रोल्स। याद रखना, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको यूज करने ही पड़ेंगे, समझ रहे हो। आप इसको सिंपल भाषा में नहीं लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर के पास टाइम कम होता है, वो समझ नहीं पाएगा आपकी बात। क्लियर है? आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं एविडेंसेस, सबूत। वो ऐसे 500 के हिसाब से होता है। क्लियर है ना। सबूत वैसे पूरे स्टैंडर्ड 500 की पूरी सीरीज के हिसाब से होता है। क्लियर है ना। सब्सटैंटिव और कंट्रोल पे तो पूरा डिस्कशन है, पूरा डिटेल में डिस्कशन है। मैं, तुम ऐसे समझ लो कि जो चीज मैं चेक कर रहा हूँ अगर वो डायरेक्टली किसी लेजर के अमाउंट को हिट कर रही है तो वो सब्सटैंटिव है। अरे सर, अगर वो इनडायरेक्टली हिट कर रही है तो वो कंट्रोल। जैसे मैंने बोला ना, सिक्योरिटी चेक कर रहे हो तो आप एक्चुअली में सेल्स को हेल्प कर रहे हो, बट सिक्योरिटी वाला अच्छे से काम करेगा तो लेजर के अमाउंट पे नहीं है, मेरी श्योरिटी ज्यादा आ जाएगी कि जितनी एक्चुअल सेल है और जितनी बुक में दिख रही है वो सही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि इन्वेंट्री गिनना होता है, इन्वेंट्री गिनने का काम किसका होता है? अच्छा, इन्वेंट्री गलत तुमने वैल्यू करी क्या होगा, बैलेंस शीट में गलत दिखेगी और प्रॉफिट गलत दिखेगा, चेंज इन इन्वेंट्री गलत दिखेगी ना। मैं क्लोजिंग स्टॉक को बेसिकली माइनस करता हूँ तब जा करके, मतलब मैं अपने खर्चों में से माइनस करता हूँ, समझ में आ रहा है? तो मैं अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाऊं तो मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये चेक कौन करता है? इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री गिनने का और उसको चेक करने का भी काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। स्टोर कीपर या उनका अपना इंटरनल स्टॉक ऑडिट भी होता है जिसमें कि वो ऑडिट वो गिनते हैं। अब स्टैंडर्ड जो बना हुआ है, समझ में आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि भैया ऑडिटर जा करके ये भी देख ले, पहले से पूछ ले कब गिनने वाले, तो वो उनके गिनने के समय प्रेजेंट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है बैलेंस शीट में, पीएनएल, जिससे कि आपका प्रॉफिट बदल सकता है। तो जब आप गिन रहे होगे तब बुला लेना। इससे क्या होता है, हम ये देख पाते हैं कि आप कैसे गिन रहे हो। आपके गिनने में फ्लॉ है तो हमको शक आ जाएगा कि इन्वेंटरी सही दिख रही है कि नहीं। आपका गिनना सही है तो क्या होगा, हम श्योर हो जाएंगे। और अगर हम श्योर नहीं है तो फिर हम भी पूरी इन्वेंटरी गिन सकते हैं। ये सब सब्जेक्टिव है। ऑडिट का काम एकदम ऐसा पिन पॉइंट नहीं है कि आपको क्या करना है। आ रहा है समझ? इसमें पूरा का पूरा स्टैंडर्ड जो है वो आपके सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी स्टैंडर्ड में इस तरीके से बातें लिखी हुई है कि तुम अगर उसके उनके प्रोसीजर से सेटिस्फाई हो तो ठीक है, तुम लिख लो कि भैया देखो प्रोसीजर में ऐसा ऐसा निकाला है, जिस ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं जिससे कि मैं सेटिस्फाइड हो तो मैं पूरी चेक नहीं कर पाया। अब कल को फ्रॉड निकल गया तो आपके ऊपर बात नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो जब आप कंट्रोल्स चेक कर रहे हो तो उनके कंट्रोल्स में कुछ फ्लॉ है, आ रहा है समझ, तो फिर अब आपको ज्यादा प्रोसीजर लगाने चाहिए, कायदा ये कहता है, समझ में रहे। तो उसमें अगर आपने फिर कंट्रोल लगा करके छोड़ दिया तो फिर आपके ऊपर बात आ जाएगी कि जब तक कंट्रोल में फ्लॉ था तो तुमने फिर खुद से इन्वेंटरी 2-4 आइटम का नहीं चेक किए। आ रहा है क्या ये समझ? तो इस लेवल पर जा करके इंश्योर करना पड़ता है। तुम ये नहीं बोल सकते कि ऑडिटर ने इन्वेंटरी गिनी तो वो लायबल है, या नहीं गिनी तो वो लायबल हो सकता है, गिनी तो भी लायबल हो जाए, हो सकता है नहीं गिने तो भी लायबल ना हो। ये सब हर इंडिविजुअल एंटिटी के ऑडिट के सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड है।
क्लियर है? ठीक है ना 700 के हिसाब से आपको पूरा ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। मतलब पहले आपको ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है ना। अब ओपिनियन फॉर्म करना मतलब देखो, इस बात को समझो, 1000 करोड़ की कंपनी है तो फ्लॉलेस नहीं होती कोई कंपनी। आप ये मत समझने लग जाना कि अरे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता, परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं। तो छोटी छोटी कुछ कुछ गलतियां अगर हैं, समझ रहे, तो क्या वो इतनी बड़ी है कि शेयर होल्डर के नजर में लाई जाए। ऑर्डर अपनी रिपोर्ट में कुछ भी लग दिया ना, तुम ऐसे समझ लो कि वो काली स्याही से लिखा जाता है। अगर थोड़ी सी भी लाल स्याही है तो कंपनी के शेयर होल्डर माफ नहीं करेंगे। बहुत बड़े लेवल पर ये हो सकता है। समझ में आ रही है बात? एक एक दिन अडानी की वेल्थ जो है 50-50 हजार करोड़ से बढ़ी, अंबानी की 70-70 हजार करोड़ से बढ़ी है एक एक दिन में वेल्थ। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को लगा कि भैया अपनी कंपनी अच्छा कर रही है। तो एक लाल स्याही का निशान हो सकता है कि 1 लाख करोड़ खा जाए एक कंपनी। आप पॉइंट समझ रहे हो ना कि कितनी बड़ी बात है। इसीलिए वो ओपिनियन बहुत ध्यान से फॉर्म करना पड़ता है कि छोटी मोटी गलतियों से हमको मतलब नहीं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटेड तो नहीं दिख रहे। अगर ऐसा है भी तो हम पहले मैनेजमेंट से बताएं, ऐसा नहीं कि बस सीधे रिपोर्ट इशू करती मैनेजमेंट ही चकरा जाए एकदम से। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि भैया देखो अकाउंट में हमको अगर मिस्टेक लग रही तो मैनेजमेंट ऑडिटर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि ये नहीं, देख लो आप, समझ में आप और चेक कर लो, हमने सब कुछ किया। अगर कुछ गलती है या कुछ ऐसा है किसी जगह पर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो हम उसको ठीक कर ले रहे हैं। आप बताओ आपको कब लग रहा है कि भैया मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे सर, तो वो एक कंटिन्यूस रहता है। कोई कोई ऑडिट लंबा चल जाता है, कोई कोई ऑडिट जल्दी खत्म हो जाता है। वो डिपेंड करता है कितने अच्छे सिस्टम्स लगे किसी एक एंटिटी में। अरे समझ, जितना ऑर्गेनाइज होता है उतने सिस्टम्स उसके अच्छे होते हैं। अरे समझ, ठीक है ना, तो ऑडिटर को भी दिक्कत नहीं होती और ओपिनियन भी बढ़िया ट्रू एंड फेयर आता है। पर अगर मान लो कि कुछ इसके किसी पॉइंट में है दिक्कत, कई बार क्या होता है जैसे कि मान लो कि फाइनेंशियल है ना, अब उसमें प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अगर फ्रॉड है, मैं एक्सट्रीम केस की बात करता हूँ, फ्रॉड है तो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर वेशर हो कि भैया ये अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, अगर हमने थोड़ा सा भी कम प्रॉफिट देखा तो मैं शेयर प्राइसेस जो है वो गिर जाए। तो हो सकता है कि उन लोगों ने फ्रॉड कर रखा। अरे सर, कई बार फ्रॉड नहीं होता, इंडिविजुअल आइटम्स के ट्रीटमेंट पर बात अटक जाती है। कोई 100 करोड़ का ट्रीटमेंट है, 50 करोड़ का ट्रीटमेंट है, वो कह रहे नहीं यार ये तो इस पर प्रोविजन बनेगा, सेल्स के तो रिकॉग्निशन एकदम पक्की नहीं है, ये वाली इन्वेंट्री तो तुम नहीं दिखा सकते, ये तो अभी आई नहीं है। उसको लेकर के हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि उससे उनके प्रॉफिट पे क्या होगा, अंतर पड़ेगा। अरे सर, लिस्टेड कंपनी वो चाहेगी अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कई बार प्रॉफिट कम दिखाना भी हो सकता है, बदले वैल्यूएशन करना है या व्हाटएवर बी द पर्पस। समझ आया आपको ये कि नहीं? ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो है ना, ये क्लियर है। अब देखो, अब है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट बेसिकली क्या है? टाइप्स ऑफ ऑडिट। अच्छा, आज मैं काम करता हूँ, जल्दी छोड़ देता हूँ। कल से मैं 8 बजे तक लगाऊंगा। मुझे लगता है कि वो टाइमिंग 7:30 कम्युनिकेट हो गया है ना, तो कल से मैं 8 बजे तक लगाता हूँ। आज मैं छोड़ देता हूँ, बोलो ठीक है? चलेगा है ना? जी, ये समझ में आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है ना, बेसिक में मैं थोड़ा थोड़ा सा उससे चल रहा हूँ कि आपको सारी चीजें पता लग जाए। उसके बाद फिर जो है सारी चीजें आसान होंगी। ये जो है वो हर समय आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि इससे चीजें रिलेट हो। कोई भी टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो उसी समय इमीडिएटली आपको पूछना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मई तक का है तो ऑब्वियसली बात है उनको इसको थॉरली कंप्लीट करना पड़ेगा। हम सारा एमटीपी आरटीपी मॉड्यूल सब कवर कर पाएंगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? घर में पढ़ के। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो घर में भी इसको थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ो। नया वाला मॉड्यूल हम लोग कवर करेंगे। समझ आ रहा है? तो नया वाला थोड़ा सा अगर तुम पढ़ोगे ना तो काफी अच्छा बनाओगे। वो रीड करने से भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब ऐसा डबल तो है नहीं कि ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम, सबको एक ही पेपर देना है। आ रहा है समझ? ठीक है ना, तो पुराने से मॉड्यूल जो है वो हल्का सा चेंज किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ना। नहीं काम का नहीं है ऐसा नहीं है, पर मैंने पुराने से कंपेयर नहीं किया, मैंने सीधे सीधे नया वाला पढ़ा आ रहा है समझ में, क्योंकि पुराने वाले में उतना इंटेलिजेंटली बाइफरकेशन नहीं था, इसमें मुझे दिखा कि भाई काफी है, तो फिर इसलिए मैंने इसमें पढ़ा। जैसे ये इसमें लिखा हुआ है कि भाई देखो एक समीर है, यंग सी एस्पायरेंट है, उसको लग रहा है कि यार क्या ही काम है ऑडिटर का, तो वो सोशल मीडिया में और इन सब में देख रहा है, तो उसको पता चल रहा है कि न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में कुछ कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट्स भी उसने देखे, ठीक है ना। तो अब वो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, जैसे उसने सोचा कि फाइनेंशियल रिजल्ट एक आईटी कंपनी में क्या है, ठीक है। अब एक फ्राइडे इवनिंग को उसके रिजल्ट आने वाले थे, अरे डिक्लेयर हो गए। अब मंडे को, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, मंडे को जैसे ओपन हुआ तो खूब पिटाई हुई, पिटाई मतलब कि उसके शेयर प्राइसेस जो है वो गिर गए। इससे क्यूरियस हो गया कि यार ये ऐसा क्या चक्कर है, तो उसने देखा कि भाई ऑडिटेड प्रॉफिट्स जो थे वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से लो थे, अरे समझ। तो ऑडिटर ने क्या किया, मतलब ऑडिटर ने एडवर्सली कुछ मैटर्स पे रिमार्क दिया था जिसको मार्केट ने अच्छे से नहीं लिया, मतलब लोग शेयर होल्डर्स जो थे बहुत सारे ऐसे हो कह रहे यार ये तो गड़बड़ है, तो उन्होंने बेच दिए। सेलिंग हाई होती है तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाता है, अरे समझ। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। इसमें फिर एक अंकल इनका बिजनेस एक्सपेंड कर रहे थे, तो इनको बैंक से लोन की जरूरत पड़ी, तो बैंक ने बोला कि ऑडिटेड फाइनेंशियल लेकर के आओ, जिसको सीए ने ऑडिट किया हो, अरे समझ। ऐसी वो टैक्स का वो सोच रहा था, समझ रहा है, तो टैक्स पे भी क्या फर्क आता है थोड़ा बहुत ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, समझ रहे। तो इससे उसको समझ आ रहा है कि यार ऑडिटेड रिजल्ट का बहुत रोल है, तो उसने कहा कि भाई ऑडिटेड का रोल है, मतलब कि ऑडिट का बड़ा रोल है, इस तरीके से बना हुआ है। देखो मॉड्यूल की पहली स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के पहले, तो ये रेलेवेंस एक तरीके से हम लोगों ने क्या करी, थोड़ी सी इंश्योर कर, क्लियर है, आ रहा है ना समझ, है ना। तो यही है कि भाई बहुत स्टोरी फॉर्मेट में, थोड़ा जेन्युइन फॉर्मेट में जो वो इंक्लूडेड है ना। तो अगर पूरा मॉड्यूल कवर करना है, मॉड्यूल बहुत हैवी होता है, कोई उठाता भी नहीं, समझ आ रहा है, तो मॉड्यूल उठा करके लेकिन पैरेलली वो मैटर्स पूरे कवर करके जो कि आरटीपी एमटीपी उन सब में है। अब सिंस ये जल्दी स्टार्ट करना था, इसलिए पहला चैप्टर तो मैंने आपको मॉड्यूल का ही प्रिंट दे दिया, अरे समझ। दूसरे चैप्टर से मैं नोट्स अभी कंपाइल कर रहा हूँ, अरे समझ। तो सेकंड चैप्टर से मॉड्यूल को सिंप्लीफाइड फॉर्म करके और मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्या करेंगे कि प्रिंट निकाल लेंगे आप लोग, है ना। फर्स्ट चैप्टर नए वाले मॉड्यूल का क्या करना, प्रिंट निकाल लेंगे, अभी अपन लोग उससे करेंगे। अभी तो ये इंट्रो था जो कि आपके लिए जानना जरूरी है ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, है ना। वैसे इसमें भी मॉड्यूल में भी कवर्ड है, लेकिन हाँ इन जनरल थोड़ा सा आपको पता रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्लियर है, ठीक है ना। ओवर हाँ बेटा।